हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर डीएलएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, तो आपको इसकी तैयारी करके ज़रूर जाना है। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है ना सबके लिए ही नया है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे क्लास में एक बार, और बाद में आप खुद से पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे, और जितनी भी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड में मिलेंगी आप उन सारे टर्म्स से फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड में, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे ताकि आगे भी हेल्प हो जाए हमारी। आप अपनी कक्षा को अनुशासित कैसे बनाएंगे? डिसिप्लिन में आप अपने क्लासरूम को कैसे रखेंगे? क्या बच्चों को मार पीट कर आप डिसिप्लिन में रख सकते हैं अपने क्लासरूम को? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मारना पीटना नहीं है, कड़ा अनुशासन भी वहाँ पर हमें नहीं लगाना है। कक्षा को सजाने से क्या आप क्लासरूम को सजा देंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुशासनहीनता के कारण को समझकर और इसे कड़े हाथ से संभालना। स्ट्रिक्ट हमें बिल्कुल बच्चों के सामने नहीं बनना है और अप्लाई भी नहीं करना है वैसी चीज़ों को। नेक्स्ट ऑप्शन है कार्यक्रम आयोजित करके जो कक्षा के हित के अनुसार हो। हाँ, ये चीज़ हम कर सकते हैं। वैसे प्रोग्राम को वहाँ पर आयोजित करेंगे जो क्लासरूम के लिए क्या है, क्लासरूम के अनुसार वो ठीक रहेगा और जिससे डिसिप्लिन भी मेंटेन हमारा रहेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सबसे पहले आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करो ना, तो आप नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, तो आप सही आंसर तक पहुंचने की आपकी जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए प्रत्यायन एजेंसी है? यानी कि यहाँ पर बोला है टीचर एजुकेशन के लिए कौन सी एजेंसी यहाँ पर बनाई गई है, कहाँ पर, तो भारत में बात की गई है। इंग्लिश में अगर ऑप्शन लिखा हुआ रहता तो बहुत अच्छे से हमें अंडरस्टैंड होता। यूजीसी, इसका फुल फॉर्म आपको गूगल से सर्च करके लिखना है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर क्या है MHRD, जिसका अभी नाम बदल करके क्या हो गया है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। और ये क्या है NCTE है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है NCERT है। तो शिक्षक एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन की बात कौन करता है, तो NCTE ही बात करता है। और यही NCTE जो है कहता है कि आप अगर बीएड में आपका एनरोलमेंट हो गया है, बीएड में एडमिशन लेकर के एक दिन भी हो रहा है, तो आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जितनी भी यहाँ पर जो एजुकेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, प्लान है, वो NCTE ही डिसाइड करता है, बनाता है प्लान को। ओके, और ये NCTE ही डिसाइड करता है कि बीएड या फिर डीएलएड जो भी एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसका कितने ईयर का होगा, जैसे कि बीएड 1 ईयर का होगा या फिर 2 ईयर का होगा, ये NCTE ही डिसाइड करता है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा NCTE की बात हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है ना पिछले साल झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जाम में पूछा था, 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें मेरा गलत हो गया था, इसलिए मुझे याद भी है ये। तो NCTE ये एजेंसी है क्या, किसका, तो टीचर एजुकेशन के लिए। इसका गठन कब किया गया था? 1995 में गठन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली है, नोट डाउन कर लेना हेडक्वार्टर। और NCTE का पूरा नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये आपका होमवर्क है। टीचर एजुकेशन को लेकर के रूल्स भी कौन बनाता है? NCTE ही बनाता है। नेक्स्ट है कक्षा लेते समय शिक्षक को अपनी आवाज़ की लय रखनी चाहिए। जो वॉइस है वो कैसी रखनी चाहिए? वॉइस, टीचर की आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्लियरिटी तो होनी ही चाहिए। क्या क्लियरिटी होगी और स्थिर रहेगी तो क्या बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं, उसमें क्या होनी चाहिए, मॉड्यूलन के साथ, यहाँ पर मॉड्यूलन के साथ मध्यम, यानी कि बोला है कि मॉडरेट विथ मॉड्यूलेशन होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होनी चाहिए, जिससे बच्चे भी इंटरेस्टेड हों आप जो भी वहाँ पर बता रहे हैं उस चीज़ को सुनने के लिए। यहाँ पर तेज़ नहीं करनी है, धीमी भी नहीं करनी है, यहाँ पर मॉडरेट विद मॉड्यूलेशन होनी चाहिए एक टीचर की आवाज़। और आवाज़ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन देख करके तुरंत हड़बड़ी में यहाँ पर 5 सितंबर आपको नहीं टिक करना है। 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, है ना। यहाँ पर बात किया गया है नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं, तो ये 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब क्यों करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा या फिर नहीं भी पता है तो अभी जान लो। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे। मान लो आप पढ़ा रहे हैं या फिर ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, XYZ बोर्ड हो, डिजिटल हो, यहाँ पर कुछ आप लिखें, गलत हो गया है ना, रॉन्ग हो गया है, कोई बच्चा इंडिकेट कर रहा है कि मैम आप गलत लिखे हैं या फिर सर आप गलत लिखे हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। आप अपने आप को टीचर एज ए टीचर समझो, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उस पोजीशन पर रहेंगे। तो छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, मिलो बाहर मैं बताऊंगी, ऐसे कहेंगे, नहीं करना है ऐसे। छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, बिल्कुल नहीं करना है, ये चुप नहीं रहना है। स्वीकार कर लेंगे या फिर दूसरे दिन अच्छे तैयारी करके जाएंगी। तो देखो आपसे गलती वहाँ पर हुई है, कोई छात्र बता रहा है, स्टूडेंट बता रहा है, तो आप उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप उस पर तैयारी करके जाएंगे। तो आंसर हमें यहाँ पर टिक करना है क्या, कि हमें स्वीकार कर लेना है, स्वीकार कर लेंगे और नेक्स्ट डे तैयारी करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा के अधिग्रहण और विकास की महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है। जो लैंग्वेज है इसको हम लोग कब अच्छे से सीखते हैं, या फिर हमारा अधिग्रहण और विकास की अवधि कौन सी मानी गई है, लैंग्वेज में डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में सबसे अच्छे से होती है। प्रसयोत्तर अवधि यानी कि प्री नेटल स्टेज में, जब आपका बर्थ ही नहीं हुआ तो आप बात करने कहाँ से सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तक तो हम लोग बहुत ही अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, प्री नटल होगा नहीं। अब ऑप्शन 2 बचा हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड या फिर मिडिल चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में ही हम क्या करते हैं, भाषा को अधिग्रहण करते हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत ही अच्छे से विकास भी होने लगती है। यही वो स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बालक के दौरान यानी कि बालक का अमूर्त तर्क, जो कि कॉन्क्रीट उनका जो लॉजिक होता है वहाँ से लेकर के तर्क कौशल विकसित करता है, अमूर्त से लेकर के वो मूर्त की ओर जाता है, कौन से स्टेज में। तो जीन पियाजे ना 4 स्टेज देते हैं, 4 स्टेज यहीं पर वो नाम है, तो कौन सा पहले और कौन सा बाद में इसको तो देखेंगे ही। तो यहाँ पर बोला है कि अमूर्त तर्क से तर्क कौशल विकसित करता है, कौन से स्टेज में, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। आंसर मिल गया, आंसर रटना नहीं है, आगे भी 4 स्टेज जैसे मैं आपको बताई, तो वो 4 स्टेज कौन से हैं ये आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो सेंसरी मोटर ऑर्गन, ये कब से कब तक चलता है, तो आपका जन्म से लेकर के 2 ईयर्स तक चलेगा। और सेंस, जैसे कि नाम में ही पता लग रहा है, सेंसरी मोटर ऑर्गन, आपके जो 5 सेंस होते हैं ना, वही यहाँ पर ज़्यादा फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। बच्चा कुछ भी चीज़ उसको मिलता है वो क्या करता है, चूसने लगता है, यही सारी चीज़ें वो करता है सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, इसमें ना कंजर्वेशन वो नहीं कर पाता है। जैसे आप मान लो 1 ग्लास पानी है, मान लो 1 लीटर पानी है ना, आप ऐसे लंबे ग्लास में देंगे उस पानी को और इस तरह से चौड़े ग्लास में देंगे, तो वो वहाँ पर कंजर्व नहीं कर पाएगा, वो बोलेगा कि सबसे ज़्यादा पानी ये लंबे वाले ग्लास में ही है। उसको क्या दिखेगा कि ये ऊंचा है तो यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, और तो ये यहाँ तक ही है दूसरा वाला, तो इस तरह से वो सोचने लगता है। ये कहाँ पर करता है, तो प्री ऑपरे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, यहाँ पर क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये कब से कब तक चलता है, तो वो ये हमारा ख़त्म हुआ था 0 से 2, तो ये 2 से 7 वर्ष तक
नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ये 7 से 11 साल तक चलेगा, और फॉर्मल ऑपरेशनल में ये कहाँ से कहाँ तक, तो 11+ चलेगा। और ये वही स्टेज है जहाँ पर बच्चे ऑब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझ पाता है। तो ये ऑप्शन 4th वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है, अमूर्त तर्क से ये मूर्त तर्क की ओर जाता है। जो स्किल होती है वो डेवलप हो जाती है, उसको चीज़ें नहीं भी दिखेगी तो वो फील कर पाएगा, समझ पाएगा चीज़ों को। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति, जो कि है NEP 2020 के दस्तावेज में कितने भाग हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितने पार्ट दिए गए हैं, तो वैसे 4 भाग हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला भाग में स्कूल एजुकेशन की बात कही है। सेकंड भाग जो सेकंड पार्ट है ये हायर एजुकेशन की बात कहता है। थर्ड वाला में अदर कीज़ ऑफ, मैं बोल रही हूँ लिख लेना, अदर की एरियाज़ ऑफ फोकस। और फोर्थ वाला है मेकिंग इट हैपन। ये 4 पार्ट है यहाँ पर। देखो पार्ट कितने हैं अगर बात बोलेगा तो पार्ट यहाँ पर 4 है। सॉरी, फिर से लिखते हैं, पार्ट कितने हैं, तो ये 4 हैं। और चैप्टर की अगर बात करेगा तो 27 चैप्टर है। किसके अंतर्गत, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो बेसिक है और हर किसी को जानना चाहिए। जो NEP 2020 है इसकी किसकी अध्यक्षता में ये बनी है, तो डॉक्टर KR यानी कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है। और इन्होंने शिक्षा का एक नया स्ट्रक्चर दिया एजुकेशन का, 5+3+3+4। इससे पहले हम लोग जो पढ़ के आए हैं वो क्या था, 10+2+3 वाला पैटर्न में पढ़े हैं, लेकिन NEP 2020 ये पैटर्न को अपनाया है, स्ट्रक्चर को दिया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय कितना है। मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग जो है भारत में माइक्रो टीचिंग के दौरान कितना टाइम लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, 36 मिनट लिया गया है। ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा इनमें से कौन सा है। पाठ्यचर्या, कक्षा, गतिविधियाँ, समाज, क्या है इनमें से। अब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है क्या, तो पाठ्यचर्या ना ब्रॉड है। पाठ्यचर्या हम किसको कहेंगे, करिकुलम को पाठ्यचर्या कहेंगे। और पाठ्यक्रम जो है ना ये सिलेबस है। करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जितनी आपकी कॉलेज या स्कूल में ऑर्गेनाइज होती है। पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं वो करिकुलम में आ जाएंगी। और सिलेबस तो बस हमें बताता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका छोटा सा पार्ट क्या है, सिलेबस है। तो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, पाठ्यचर्या का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यशपाल समिति रिपोर्ट को और किस नाम से हम जानते हैं। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 को, कमेटी रिपोर्ट 1993 या फिर 1992 भी आपको कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका दूसरा नाम क्या और किस नाम से हम जानते हैं। शिक्षक शिक्षा में ICT, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यशपाल कमेटी को ना लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था 2023 में। ये आप याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके जाना है PYQ को, क्योंकि यहाँ से एज इट इज़ 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछ देता है, यहीं से उठा के पूछ देता है। जैसे 2022 में इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, 2023 में हुआ था, है ना। तो 2022 से 2 क्वेश्चन जो कि कम्युनिकेशन से नहीं, शायद वो TV वाला, टेलीविज़न वाला था, एज इट इज़ वहाँ से पूछ लिया था। तो जो बच्चे यहाँ पर किए थे प्रीवियस ईयर उनके लिए तो 2 मार्क्स ऐसे ही आ गया। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विकास का अर्थ क्या है। हमने विकास और वृद्धि को बहुत अच्छे से पढ़ा है यहाँ पर। तो विकास जो है ना ये कैसी प्रक्रिया है, वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये चलती है विकास। तो ये इसका अर्थ क्या है, ये गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव होता है। और ये जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ये विकास होना यानी कि जो डेवलपमेंट है ये रुक जाती है, नहीं, ये जब स्टार्ट हो गया तो ये निरंतर चलता रहता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया है।
वो कौन सा यहाँ पर सूची है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट यहाँ पर लिस्ट में इसको क्या कर दिया गया है? स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन कौन सा है? इसमें जीडी आपको याद रखना है, जीडी। ये क्वेश्चन पूछा था, एज इट इज पूछ लिया था, 2022 में आया था, वहीं से उठा करके 2023 में भी पूछा था। तो ज्ञान दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गया ज्ञान दर्शन? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान दर्शन 1 भी रहे ना, तो आप ज्ञान दर्शन आपको देखने को मिलेगा तो उसको प्रेफर करेंगे आंसर करने के लिए। जीडी शॉर्ट में याद रखेंगे तो जीडी यहाँ पर होगा। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? जो सिस्टम है किसकी? टीचिंग की, वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या फिर बाल केंद्रित? तो अभी ज़्यादातर फोकस किया गया है बालक केंद्रित होनी चाहिए। आपकी जो भी टीचिंग आप जो भी टीचिंग करा रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, और इसी को माना गया है अच्छा यहाँ पर योजना पद्धति, है ना। ये क्या हो जाएगा? चाइल्ड सेंटर्ड या फिर बाल केंद्रित, सेम ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? पढ़े लिखे तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है जो कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन अपनी रोजगार वो ले नहीं पा रहे हैं? सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, क्या ये मेन कारण है? शिक्षा का व्यापक प्रसार और उद्देश्यहीन शिक्षा या फिर घटिया स्तर की शिक्षा? देखो अभी जैसे चल रहा है समय, उसमें तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, लेकिन वो आपको आंसर नहीं करना है। यहाँ पर एज ए टीचर आपको सोचना है और आंसर करना है। तो उद्देश्यहीन शिक्षा जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखो पढ़ाए तो वैसे जा रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि आगे चल कर के क्या करना है। 10th 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अरे लाइफ में कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं, तब हम लोग सोचने बैठते हैं। तो यही जो है ना एक प्रमुख कारण है शिक्षित बेरोजगारी का। शिक्षित तो है हम लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, यानी कि शिक्षा सार्थक कब होगी? समाज केंद्रित होगा तब, या फिर रोजगार केंद्रित होगा तब, छात्र केंद्रित होगा तब, या फिर सभी? तो थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा फिर आंसर कीजिएगा। सभी देख के सभी नहीं करना है। शिक्षा जो है ना तभी यहाँ पर सार्थक होगी जब वो छात्र केंद्रित होगा। छात्र केंद्रित, छात्र के इंटरेस्ट के अनुसार जब चीज़ों को वहाँ पर लाया जाएगा तभी शिक्षा को सार्थक माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? ये कम्युनिकेशन टॉपिक से है और कम्युनिकेशन आपको पढ़ के ही जाना होगा। 2022 वाला जो झारखंड का बीएड एंट्रांस हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा था, उस बेसिस पर तैयारी करके मैं गई थी। लेकिन 2023 वाला में अलग क्वेश्चन पूछा था जो कि हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, इनफॉर्मल, ये सब से पूछा था। तो आपको कम्युनिकेशन पढ़ के ही जाना है, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं यहाँ से। तो यहाँ पर बोला गया है कि विभिन्न स्तर यानी कि अलग अलग लेवल के लोग जो हैं उसके बीच में इंफॉर्मेशन का जो प्रवाह यानी कि जो भी सूचना है उसका आदान प्रदान जिस रूप में जाता है उसे क्या कहेंगे? अलग अलग लेवल, सेम लेवल यहाँ पर नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? विकर्णी संप्रेषण या फिर डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। इसमें कोई भी सीरीज में नहीं होगा। कोई मान लो यहाँ पर बॉस है और एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट ये लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं तो मतलब क्रॉस यहाँ पर होगा कम्युनिकेशन, इधर उधर से कहीं भी होगा। लेवल सेम नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो टीचर के साथ ही होगा कम्युनिकेशन, इसमें नहीं। इसमें लेवल सेम भी हो सकता है और अलग लेवल भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना होगा और मेरे कहने पर कम्युनिकेशन ज़रूर से आप पढ़ के जाएंगे। ओके, अब मतलब थ्योरी क्लास आएगा तो उसमें मैं बता दूंगी हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, इनफॉर्मल, उसके बाद डाउनवर्ड, ये सब कम्युनिकेशन क्या है। नेक्स्ट है, अगर मैं नहीं भी करा पाई तो
यूट्यूब में बहुत सारे चैनल से कराए गए हैं, उसको ज़रूर से देख के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो एजुकेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही मेन मोटो होना चाहिए एजुकेशन का। देखो, हम उसका सर्वांगीण विकास करेंगे तो जॉब और वो अपनी लाइफ में सेटल हो ही जाएगा। तो ये सर्वांगीण विकास पर हमें फोकस करना है। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप में ध्यान रखना चाहिए। जो पाठ्यक्रम सिलेबस का हम निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, जो एजुकेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को, या फिर छात्रों की आवश्यकताओं जो कि उनकी नीड्स हैं, इंटरेस्ट और उनकी क्या है एबिलिटी को देखते हुए, या फिर शिक्षण अनुसंधानों को देखते हुए हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। तो शिक्षा के उद्देश्य को देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को भी हमें यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया है। 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट। तो कितने आपके खुद से करेक्ट हुए हैं आंसर बताइएगा कमेंट करके। पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, और रिवीजन आप ज़रूर से कीजिएगा क्लास के बाद में, ठीक है। सेशन को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर क्लास में बताती हूँ ना, उसको आप ज़रूर से खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे आज आपका होमवर्क है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ के आना ही आना है, ओके।